हाँ, तो चलो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पार्ट। इसमें बेसिकली हम लोग पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। 2 पार्ट्स हो गए हैं ना फिजिक्स के, है ना, जिसमें हम लोगों ने काफी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस एंड डिस्कस कर लिए हैं, है ना। तो अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इसमें पहले जो पहली वाली पीडीएफ है उसका थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि केस स्टडी द वॉच टावर ऑपरेशंस। सिनेरियो क्या गिवन है, अ लाइट हाउस कीपर इज परफॉर्मिंग मेंटेनेंस एट द टॉप ऑफ अ क्लिफ साइड वॉच टावर। अच्छा, एक लाइट हाउस कीपर है जो कुछ मेंटेनेंस का काम कर रहा है क्लिफ साइड वॉच टावर। मतलब लाइट हाउस क्या होता है, वो सब जो नहीं होते जो समुद्र के बीच में ऐसे बड़े से लाइट हाउसेस बने रहते हैं टू गाइड द शिप्स वगैरह ना, कि इस वे में जाओ टू नेविगेट शिप्स एक्सेट्रा, तो वो लाइट हाउस कहते हैं उनको, है ना। द ऑपरेशंस इन्वॉल्व्स 3 distinct physical events. अच्छा, the signal light. He sets up a high power lamp in front of a convex lens of focal length 15 centimeter. अच्छा, he places the lamp bulb exactly 20 centimeter from the optical center of the lens to project a beam onto a distant ship. अच्छा, अब देखो कॉन्वेक्स लेंस है और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, यानी कि f इक्वल्स टू प्लस 15 गिवन है ना। और क्या गिवन है, यू और ही प्लेसेस द लैम्प, लैम्प यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या गिवन है, u इक्वल्स टू -20। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट तो वैसी बात है लेंस के लेफ्ट साइड ही लाई करेगा ना। 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस टू प्रोजेक्ट अ बीम ऑनटू अ डिस्टेंस शिप। ठीक है, फिर क्या होता है, द एक्सीडेंट व्हाइल एडजस्टिंग द लेंस ही एक्सीडेंटली नॉक्स अ हैवी रेंच ऑफ द लेंस। अच्छा, मतलब उससे गलती से कुछ ऊपर से मतलब वो रेंच गिर जाता है ना। फिर द रेंच फॉल्स फ्रीली टू द रॉक्स एट द बेस ऑफ द टावर। जो टावर है उसके बेस पे गिरता है। द रिकवरी टू लिफ्ट अ रिप्लेसमेंट किट ऑफ वेट 600 Newton up to the tower, he uses a block and tackle system consisting of 3 pulleys. Data क्या given है, height of the drop 80 meters, acceleration due to gravity 10 meter per second square, speed of sound in air 320 meter per second and efficiency of the pulley system 80%. क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है ऑप्टिकल कॉन्फ़िगरेशन, है ना। बेस्ड ऑन द लैम्प्स पोजीशन 20 सेंटीमीटर रिलेटिव टू द कॉन्वेक्स लेंस, कैलकुलेट द पोजीशन v वेयर द बीम कम्स टू अ फोकस और फॉर्म्स एन इमेज, यानी कि सिंपली इमेज डिस्टेंस पूछ रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन के लिए u कितना गिवन है, u गिवन है u इक्वल्स टू -20 का सेंटीमीटर, है ना। और f कितना गिवन है, f इक्वल्स टू +15 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, v पूछा है। अब फॉर्मूला क्या है, लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, है ना। 1/v और दस साइन के साथ पुट करना है, माइनस 1/u, u कितना है -20 इक्वल्स टू 1/f, f कितना है +15। ठीक है, तो 1/v प्लस 1/20 इक्वल्स टू 1/15। ये बन जाएगा 1/v इक्वल्स टू 1/15 माइनस 1/20। ये हो जाएगा कितना, इन दोनों का एलसीएम होगा कितना, 4 - 3 अपॉन 60 इक्वल्स टू 1/60। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v इक्वल्स टू +60 सेंटीमीटर सिंपली। तो v आ गया हम लोग का +60। क्यों? तो इसका मतलब है कि जो हम लोग का इमेज है वो लाई करेगा कहां पर, लेंस के इस साइड, राइट साइड में, है ना। यहाँ पर लाई करेगा v एंड दैट टू 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, है ना। यहाँ से 60 सेंटीमीटर होगा, ऑब्जेक्ट होगा यहाँ से कितना, 20 सेंटीमीटर पे था, है ना। और उसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है ना। तो फिलहाल ये रहा क्वेश्चन का इतना। और क्या पूछा है, ही स्टेट द नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म। तो इमेज जो बनी है उसका नेचर बताना है। नेचर मतलब देखो, सबसे पहली बात तो सिंपल सा ये पता चल रहा है, अगर लेंस के इस साइड बना है, कॉन्वेक्स लेंस के इस साइड बना है, तो ये लेंस रियल तो है ना। इन्वर्टेड भी है, इन्वर्टेड भी होगी, है ना। रियल, इन्वर्टेड एंड क्या होता है तीसरा, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड या डिमिनिश पता करने के लिए हम लोग मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। m इक्वल्स टू v बाई यू, विद साइन इसको भी पुट करते हैं, v बाई यू। v कितना है +60, u कितना है -20, ये आ जाएगा -3। माइनस का मतलब होता है इन्वर्टेड और 3 का मतलब है मैग्निफाइड। मैग्नीट्यूड जो हम लोग नंबर देखते हैं ना -3 में, माइनस रिप्रेजेंट्स इन्वर्टेड एंड जो हम लोग का नंबर है 3, 2 जो भी आएगा, अगर ये आया 1 से बड़ा तो होगा हम लोग का क्या, मैग्नीफाइड। अगर आया 1 के बराबर यानी सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, और आया 1 से छोटा है, इसका मतलब
कि डिमिनिश्ड है हमारी इमेज। तो सिंपली अगर हम लोग का -3 आए इसका मतलब इन्वर्टेड है एंड मैग्नीफाइड है, तो इमेज इज मैग्नीफाइड सिंपली। तो हम लोग का मैग्निफिकेशन भी आ गया, नेचर ऑफ द इमेज भी आ गया, एंड इससे हम लोग को काफी चीजें इसमें ओवरऑल पता चलेंगी। ठीक है, तो दिस वाज एन इजी पार्ट। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, देखते हैं सेकंड पार्ट इसका क्या कहता है। हाँ, अब देखो हम लोग का नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, द अकाउस्टिक डिले, मोशन एंड साउंड। द कीपर हियर्स द साउंड ऑफ द रेंच हिटिंग द रॉक्स स्लाइटली लेटर देन द एक्चुअल इम्पैक्ट, है ना। क्योंकि बेसिकली ऐसे वो रेंच नीचे गिरा, रेंच गिरा, उससे टकरा, रॉक से टकराया, है ना। फिर जो साउंड की मतलब स्पीड होगी, साउंड उस हिसाब से साउंड ट्रैवल करके ऊपर तक जाएगा, तो थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा, यानी कि रेंच के नीचे गिरने तक, है ना। और वहां से फिर ऊपर साउंड जाने तक कुछ टाइम तो लगा प्रॉपर, है ना। तो यानी कि इसमें सिंपल सा बात है कि डिले हो गए, कि मतलब तुरंत जैसे रेंज गिरा उतने तुरंत नहीं सुनाई देगा साउंड, है ना, कि वो गिरा, रेंज गिरा, थोड़ा सा डिले हो जाएगा सुनने में कि ओ माय गॉड नीचे से मतलब क्या वो गिरने की आवाज आई है क्या, कुछ मतलब रेंच वगैरह। तो वो डिले इस वजह से हो रहा है क्योंकि वो काफी लंबा है टावर, है ना। तो जो स्पीड ऑफ साउंड है उसको ट्रैवल करने में टाइम लगेगा इस वजह से, है ना। तो फिर क्या है, कैलकुलेट द टोटल टाइम इंटरवल बिटवीन द मोमेंट ही ड्रॉप द रेंच, यानी कि जब उससे गिरा, एंड द मोमेंट ही हर्ड द इम्पैक्ट ऑफ साउंड एंड हियर्ड द इम्पैक्ट साउंड, एंड जब उसको सुनाई दिया तो उन इसके बीच में टाइम निकालना है। तो ये वाला बहुत अच्छा पार्ट है, क्योंकि इसमें वो वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। टाइम ऑफ फॉल, सिंपली टाइम ऑफ फॉल में क्या होगा, टाइम ऑफ फॉल में हम लोग को कुछ आवाज नहीं आएगी, बेसिकली कौन गिर रहा है, गिर हम लोग का वो हो रहा है क्या, ऑब्जेक्ट, यानी कि रेंच। तो रेंच जब गिरेगा, हाँ, तो जब तक वो गिरेगा, क्या गिरेगा, रेंच हमारा ऊपर से नीचे तक, तब तक हमारा वो लगेगा क्या, इक्वेशन ऑफ मोशंस वगैरह। क्यों, क्योंकि हमारा टावर है कितना, ये है टावर, है ना, कितना 80 मीटर, है ना। और जी कितना अज्यूम करने को बोला है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सिंपली, है ना। और क्या है, अभी टावर पे रेंच ऊपर से नीचे गिर रहा है, और किसके वजह से गिर रहा है, ग्रेविटी की वजह से। तो डिस्टेंस कितना कवर किया, एस बराबर 80 मीटर, है ना। और एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यू कितना हो जाएगा, यू हो जाएगा 0, क्योंकि ड्रॉप किया, ड्रॉप मतलब होता है उसकी इनिशियल वेलोसिटी वाज 0, जब उसको वेलोसिटी को जब मतलब ड्रॉप रेंज जब गिरा तो उसकी शुरुआत में जो स्पीड थी या वेलोसिटी थी वो 0 थी, तो यू आ जाएगा 0। टी हम लोग को फाइंड करना है ना, ठीक है। और ए की जगह हम लोग को जी लिखना है ना। तो एस बराबर, तो एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर सिंपली। तो एस कितना है 80, है ना। यू इंटू टी आ जाएगा 0 प्लस हाफ इंटू जी, जी है इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर सिंपली, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 80 इक्वल्स टू 5 टी स्क्वायर, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 16, टी इक्वल्स टू +4 या फिर -4। अब देखो टाइम है, टाइम नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो टाइम हो जाएगा +4, यानी कि टाइम लगा 4 सेकंड नीचे जाने में, यानी कि जो ये रेंच है इसको ऊपर से नीचे तक गिरने में 4 सेकंड का समय लगा। अब जैसे ही रेंच यहाँ पे गिर जाएगा, रॉक से टकराया, रॉक से टकराया, फिर क्या होगा, फिर साउंड का मतलब वो दोनों आपस में टकराए, उन दोनों के बीच में कोलिजन हुआ, उससे साउंड निकला, साउंड अब ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगा एंड हमें साउंड सुनाई देगा। साउंड की स्पीड क्या थी, साउंड उसको वो डायरेक्ट निकाल लेना है, तब की डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करनी है 80 मीटर, और वो कितना है, स्पीड कितनी है उसकी साउंड की 320 मीटर पर सेकंड गिवन है, गिवन इन द क्वेश्चन। तो ये कितना आ जाएगा 0.25 सेकंड, है ना। तो जब तक रेंज जो है ऊपर से नीचे गिर रहा है उसको 4 सेकंड लगे, है ना। फिर उसके बाद जैसे ही गिरा, जैसा ही टकराया, रॉक से टकराया, वैसे ही जो साउंड की स्पीड थी वो 320 मीटर पर सेकंड थी। तो वो मतलब साउंड हम लोग को कैसे सुनाई देगा, 0.25 सेकेंड्स बाद, जैसे ही 4 सेकंड बाद यहाँ गिरा, वैसे ही 0.25 सेकेंड्स का डिले होगा ओवरऑल, मतलब हम लोग को साउंड सुनने में ओवरऑल, यानी कि ओवरऑल साउंड मतलब अगर हम ओवरऑल पूछे ओवरऑल कितना टाइम लगा, हमारा क्या टाइम ऑफ फॉल प्लस टाइम ऑफ रिटर्निंग, क्या पूछा है इसमें,
क्या, कैलकुलेट द टोटल टाइम इंटरवल द मोमेंट ही ड्रॉप, यानी कि जब उसके हाथ से रेंच गिरा एंड जब उसने साउंड सुना तब, यानी कि उसके हाथ से गिरा, नीचे गया, टकराया, साउंड सुनाई दिया, तो उसमें ओवरऑल 4 सेकंड प्लस 0.25, टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम लगा 4 प्लस 0.25 इक्वल्स टू 4.25 सेकेंड्स, है ना। ये पार्ट था अच्छा इसमें, है ना, सिंपली ये वाला पार्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करा लिया इसमें सिंपली, है ना। तो दिस वाज गुड इसमें पार्ट, है ना। नेक्स्ट और क्या कहता है, मैकेनिकल एडवांटेज मशीन्स, है ना, क्या कहता है, फॉर द रिकवरी ऑपरेशन यूजिंग अ 3 पुली सिस्टम वेलोसिटी रेशियो इक्वल्स टू 3, पहले ही गिवन है वेलोसिटी रेशियो 3 है ना। और क्या, और पूछा क्या इसमें, और पूछा है कि कैलकुलेट द एफर्ट इन न्यूटन्स ही मस्ट अप्लाई टू लिफ्ट द 600 न्यूटन लोड कंसीडरिंग द फ्रिक्शन वेट ऑफ पुलीस। अच्छा, 80% एफिशिएंसी, 80% एफिशिएंसी, तो सबसे पहले मैकेनिकल एडवांटेज निकाल लेते हैं, एम ए इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू वी आर, है ना। तो एम ए इक्वल्स टू 80/100 इंटू वेलोसिटी रेशियो कितना है 3 है ना। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हम लोग का 2.4 आ गया मैकेनिकल एडवांटेज, है ना। और क्या पूछा है, तो मैकेनिकल एडवांटेज बेसिकली होता क्या है, लोड अपॉन एफर्ट, है ना, लोड अपॉन एफर्ट सिंपली। तो मैकेनिकल एडवांटेज है 2.4, लोड कितना उठाना है, लोड उठाना है 600 न्यूटन, है ना। एफर्ट पूछा है, एफर्ट पूछा है, तो एफर्ट कितना आ जाएगा, एफर्ट इक्वल्स टू 600/2.4, तो ये हो जाएगा, ये जाएगा 100 से, ये जाएगा 0.4, है ना। तो ये बन जाएगा कितना, 1000/4, दिस विल बी 250 न्यूटन, है ना। दिस इज आर आंसर, है ना। जो फिर क्या आ रहा है हम लोग का एफर्ट है, दैट विल बी 250 न्यूटन सिंपली, है ना। तो एफर्ट की वैल्यू 250 आ गई। और क्या पूछा है, और पूछा है कि energy at impact, if the wrench has a mass of 2 kg, calculates its kinetic energy exactly at the moment it strikes the ground, यानी कि जब यहां पर वो होगा, स्ट्राइक करेगा हमारा रेंच, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी, अब उसमें सिंपली मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट कंजर्वेशन लगा देना है। अब यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर कितना था, पीई एट टॉप पॉइंट, इसको मान लेते हैं, कह देते हैं पी पॉइंट, इसको कह देते हैं क्यू पॉइंट, है ना। तो पीई एट P plus KE at P equals to PE at Q plus KE at Q, है ना। क्योंकि हम लोग को सिंपल से पता है, वेलोसिटी पता नहीं है, या तो वेलोसिटी में पता करो ये इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा के, और या तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी पता कर लो, कैसे वो ऐसे कुछ हिसाब से। देखो अब ऊपर से ड्रॉप किया तो ऊपर यानी पी पॉइंट पर वेलोसिटी कितने पता कही चुके हैं, वहां पर जो वेलोसिटी है स्पीड दोनों ही जीरो है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी एट पी विल बी जीरो एंड पोटेंशियल एनर्जी एट पी विल बी mgh, यानी कि ये, है ना। और पीई एट क्यू, यानी कि जब लोएस्ट मोस्ट पॉइंट पे आ जाएगा, तो पीई एट यानी पोटेंशियल एनर्जी एट क्यू पॉइंट विल बी जीरो, है ना, जीरो प्लस के ई एट क्यू, वही हम लोग को फाइंड कर रहा है सिंपली लोएस्ट मोस्ट पॉइंट पे, है ना। अब एमजीएच कितना है, एम मास गिवन है, मास गिवन है 2 kg, जी की वैल्यू 10 है, एच है 80, ये क्या है के ई एट क्यू, और यही फाइंड करना था। के ई कितना आ जाएगा, के ई एट क्यू इक्वल्स टू 160 जूल, तो 1600 जूल्स आर फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का, कि काइनेटिक एनर्जी इधर जब स्ट्राइक करने वाला होगा ग्राउंड को, दैट विल बी 1600 जूल। और हम लोगों ने जैसे पता किया मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से, कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे भी 1600 जूल होगा, बट पोटेंशियल एनर्जी में, एंड वही धीरे धीरे जब लोएस्ट पॉइंट पे आए होगा हमारा रेंज, तो वो पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया होगा सिंपली, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सेकंड वाली पीडीएफ से, जिसमें पी वाई क्यू एंड एस पी क्यू वाली जो पीडीएफ थी, है ना, उसमें हम लोग का पहला क्वेश्चन है ना, वो वाला सबसे पहले वो वाला जो कर लिया था रिचा वाला, उसके बाद जो क्वेश्चन है ना, कॉपर रॉड पी क्यू कैरिंग करंट इज केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड आज शोन इन द डायग्राम। पहले डायग्राम बना लेते हैं, कुछ ऐसा सा बना है डायग्राम, कैसा, ये ये, है ना, और इससे बैटरी लगी है,
ना, और ऐसे वो रखा है क्या, PQ रॉड, इधर सी, इधर ए, है ना, और ये क्या है, मैग्नेट है, मैग्नेट है, इधर क्या पोल्स हैं, एन एस, और इधर भी पोल्स हैं, एन एस, है ना, ये मैग्नेट बना दिया। अब पढ़ते हैं। हाँ, कॉपर रॉड PQ कैरिंग करंट, अच्छा इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो ये करंट यहाँ से निकलेगा, ऐसे जाएगा एंड लूप कंप्लीट करना है, इसलिए करंट ऐसे ऐसे फ्लो करके वापस ये लूप कंप्लीट कर लेगा इस रॉड के थ्रू, है ना, क्योंकि यहाँ तो डेड एंड है भाई, यहाँ कहाँ जाएगा करंट, करंट को लूप चाहिए होता है सिंपली, है ना, फ्लो करने के लिए सिंपली, है ना। तो फिर करंट ऐसे गोल गोल मतलब लूप में फ्लो करेगा, इज केप्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन द डायग्राम, है ना। तो इस डायग्राम में कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। आप देखो सिंपल सी बात है, क्या अभी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अभी एन है और ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ जाती है, एन टू एस जाती है सिंपली, है ना, नॉर्थ टू साउथ, यानी सिंपली ऐसे या फिर डायरेक्टली ऐसे बता दो, है ना, कुछ इस प्रकार से ट्रेवल करेगी, है ना। तो हम लोग का थोड़ा डायग्राम थोड़ा गंदा हो गया, इसको साफ कर ले, है ना। इसमें बेसिकली साफ हो जाए भाई, ये सी है, ये PQ रॉड है ना, और इधर वो है क्या, इधर रखा है वो मैग्नेट SN, इधर से मैग्नेट रखा है SN सिंपली। अब सिंपल सी बात है, इसमें करंट फ्लो करेगा कुछ इस डायरेक्शन में, है ना, यानी कि इसमें क्या निकालना है, फोर्स। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि द कॉपर रॉड PQ विल मूव टुवर्ड्स C, यानी कि मोशन ऑफ द कंडक्टर से रिलेटेड सवाल है, यानी कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से करना है। तो सिंपली हम लोग अलाइन कर लेते हैं फिंगर्स को। अब ये वाली जो है ये जाएगा करंट की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे है ऊपर की तरफ, है ना, करंट की डायरेक्शन कुछ ऊपर की तरफ है लाइक दिस, है ना। और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड है नीचे, ओहो, मैग्नेटिक फील्ड है नीचे, करंट की डायरेक्शन कैसे मानेंगे, आगे की तरफ, है ना, ये ऐसे और ये किधर जाएगा, रुको एक सेकंड, विजुअलाइज और अच्छे से करते हैं, है ना। देखो ध्यान से, मान लो की बात है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इस ब्लू वाली साइड से एंटर कर रहा है ना, और इस ब्लैक वाली साइड से उधर से जा रहा है ना। तो ये ब्लू वाली साइड है पॉजिटिव टर्मिनल और ब्लैक वाली साइड है क्या, नेगेटिव टर्मिनल की वाली साइड, है ना। तो ऐसे करंट इधर से आया, ऐसे गया और इससे बाहर निकल के ऐसे लूप कंप्लीट कर रहा है ना। अब देखो ध्यान से, अब इसमें क्या बोल रहा है कि जो मैग्नेट्स रखे हैं वो कहाँ रखे हैं, एक यहाँ पर रखा है और एक इसके नीचे रखा है, यानी कि मैग्नेट्स कैसे, मैग्नेट्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से यहाँ, ऊपर से नीचे, क्यों, नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे, ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे आएंगे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड विल बी ऐसे डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में, है ना। और क्योंकि हम लोग करंट कैरिंग कंडक्टर कुछ ऐसे रखा है, इसमें करंट कैसे फ्लो करेगा, ऐसे आके ऐसे, यानी कि दिस विल बी दिस एंड दिस विल बी ऐसे, है ना। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है, ये किसको शो कर रहा है, हम लोग करंट कैरिंग कंडक्टर को, कुछ इस प्रकार से, है ना। और ये कहाँ है, ये थंब पॉइंट कर रहा है जहां पर हम लोग का जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो मूव करेगा, कहाँ मूव करेगा, इस साइड को मूव करेगा, है ना, सी के टूवर्ड्स मूव कर जाएगा, यानी कि सिंपली वो ट्रू है ना। तो कुछ इस हिसाब से सिंपली वही चीज ना, कि अगर हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस नीचे क्यों है ना, और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है कि ये मतलब ये इसको मानो ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा है ना, मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, ये किधर को है, ये ऐसे है ना, करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे इनसाइड द प्लेन, है ना। तो ये क्या है, थंब हम लोग को शो कर रहा है कि जो हमारा कंडक्टर है वो किधर मूव करेगा, तो सिंपली इट विल मूव टुवर्ड सी, यानी सी इस साइड को, इधर को, है ना, तो सी की तरफ मूव कर जाएगा, यानी कि जो क्वेश्चन था द कॉपर रॉड PQ विल मूव टुवर्ड्स C, स्टेट ट्रू और फॉल्स, तो इसका आंसर है ट्रू सिंपली, है ना। फिर बोला है नेम द लॉ यूज्ड टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ PQ, है ना। तो कौन सा लॉ यूज किया, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल सिंपली, है ना।
फिर उसके बाद पूछा है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द फोर्स एक्सपीरियंस इफ द पी रॉड PQ is replaced by another copper rod of same length but greater cross sectional area। अच्छा, अगर मैंने PQ की जगह एक ऐसी रॉड ले ली जिसकी लेंथ तो सेम है बट उसको क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा देंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? देखो सिंपली अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है रो L अपॉन A। तो अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और अगर रेजिस्टेंस कम हो गया और रेजिस्टेंस कम हो गया, वोल्टेज अगर सेम रहा, रेजिस्टेंस कम होगा और वोल्टेज बैटरी का मतलब सेम रहा और रेजिस्टेंस कम हुआ तो ओवरऑल करंट इन द सर्किट बढ़ जाएगा। करंट सर्किट में बढ़ गया, करंट के बढ़ने से क्या होगा? जो हम लोग की मैग्नेटिक फील्ड्स मतलब क्या, जो इस पे फोर्स लगेगा ना सिंपली दैट विल बी मोर, इस पे मतलब और तरीके से मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ हो वो दैट विल बी मोर, इस पे एक्ट करेगा सिंपली। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि अगर इसमें करंट बढ़ेगा तो इसमें ये इस पे फोर्स ज्यादा लगेगा है ना, क्योंकि एफ क्या होता है, एफ की वैल्यू भी अगर बढ़ी तो एफ की वैल्यू आती है I/V/L, है ना। तो आई यानी करंट पे भी डिपेंड कर रहा है, अगर करंट बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, फोर्स ज्यादा लगेगा, यानी कि ये सी की तरफ जाएगा लेकिन और तेजी से जाएगा और ज्यादा फोर्स के साथ जाएगा सिंपली, है ना। तो दैट विल बी द इफेक्ट। अगर हम ग्रेटर क्रॉस सेक्शनल एरिया का हम लोग वायर ले लेते हैं सेम कॉपर रॉड का, है ना। जस्टिफाई और आंसर इन सी से जस्टिफाई कर दिए, सिंपली रीजन बता दिए कि करंट बढ़ाएंगे तो इस तरफ को इस वजह से जाएगा, क्योंकि मतलब एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, सिंपली फोर्स बढ़ेगा और वो सी की तरफ और मतलब तेजी से जाएगा और फोर्स से जाएगा सिंपली, है ना। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अप। एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अप फेंका, इट रीचेस द हाईएस्ट पॉइंट एंड देन कम्स डाउन। अच्छा, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है, मान लो कि बात कोई बॉल है, ऐसे इसको मैंने ऐसे फेंका, ये ऊपर तक गया, फिर उसके बाद ऐसे नीचे आ गया। ये मैंने बनाया है दूर दिखाने के लिए, इट डजंट मीन कि वो ऐसे जाके ऐसे आया है, वो डायरेक्टली नीचे ही गिरेगा सिंपली, है ना। बॉल कुछ ऐसे ऊपर जाएगी और सिंपली ऐसे नीचे गिर जाएगी, है ना। ऊपर गई या नीचे गिरी, एक ही लाइन में होगा ये, है ना, अलग अलग दूर दूर नहीं होगा। ये मैंने दूर दूर दिखाया है सिर्फ ताकि समझ में आए, है ना। तो अब क्या होगा कि इट रीचेस द हाईएस्ट पॉइंट तक गई एंड देन कम्स डाउन, द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। आप देखो वर्क डन पूछा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी पर, क्या होगा, पॉजिटिव फॉर द बोथ वे अप एंड वे डाउन। नेगेटिव होगा दोनों के मतलब ऊपर और नीचे के लिए, नेगेटिव होगा ऊपर के लिए, पॉजिटिव होगा नीचे के लिए, या फिर पॉजिटिव होगा ऊपर के लिए और नेगेटिव होगा नीचे के लिए। तो अब ये क्वेश्चन अच्छा क्वाइट कंफ्यूजिंग मे बी, सिंपल है बस, इसमें साइन का गेम और कुछ नहीं। देखो सबसे पहले इसमें पूछा है क्या, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी कि ग्रेविटी का फोर्स किधर लगता है, टुवर्ड्स अर्थ, यानी कि नीचे की तरफ, यानी कि फोर्स किधर है, फोर्स की डायरेक्शन है नीचे। अब इधर देखो, जब बॉल को मैंने ऊपर फेंका, तब फोर्स लगा नीचे, बॉल गई ऊपर, फोर्स है नीचे, बॉल गई ऊपर, फोर्स है नीचे, डिस्प्लेसमेंट है ऊपर, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में 180 डिग्री, यानी कि सिंपली वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जब ऊपर जा रही होगी बॉल तो फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, इस वजह से जब ऊपर जा रही है बॉल तब वर्क होगा ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल्स टू होगा ये नेगेटिव, है ना। और जब बॉल नीचे आ रही होगी तब फोर्स भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, तो फोर्स नीचे डिस्प्लेसमेंट नीचे, यानी कि दोनों का सेम डायरेक्शन, यानी कि वर्क क्या होगा, वर्क विल बी positive simply। तो नेगेटिव फॉर द वे अप डाउन अप एंड पॉजिटिव फॉर द वे डाउन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर इसमें, है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज कैन रिप्रेजेंट द मैग्निफिकेशन ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप। तो देखो सिंपल माइक्रोस्कोप होता क्या है, वो कॉन्वेक्स लेंस का वो लास्ट वाला रे डायग्राम, जिसमें ऑब्जेक्ट को रख देते हैं फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच, है ना। ये वो है, और ऑब्जेक्ट को कहीं यहाँ रख देंगे तो जो इमेज होती है ना वो वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड पीछे की ओर बनती है ना, समथिंग लाइक दिस, है ना। तो होता क्या है, पीछे की तरफ ही इमेज बन जाती है एंड दैट विल बी मैग्नीफाइड इमेज, एंड हम लोग उसको इरेक्ट भी मिलेगी। तो इस यही होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, नथिंग एल्स, है ना। अब और क्या है, विच पूछा गया है कि इनमें कौन सी वैल्यू है जो शो करेगी। पहला है +1। +1 का मतलब है, 1 मतलब सेम साइन, मतलब सेम क्या, प्लस का मतलब है इरेक्ट और 1 का मतलब है सेम साइज एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। नहीं भाई, सेम साइज नहीं होगा, जो हम लोग की इमेज बनेगी वो मैग्नीफाइड है, तो 1 तो नहीं हो सकता, 1 एज मैग्नीट्यूड हो ही नहीं सकता, चाहे +1 हो -1 हो कुछ भी नहीं हो सकता।
तो ऑप्शन ए +1 गलत, ऑप्शन बी -1 भी गलत है ना। ऑप्शन सी क्या है +2 और ऑप्शन डी क्या है -2। अब +2 और -2, अब देखो माइनस वाले क्या कहता है, माइनस मींस इन्वर्टेड। अब देखो हम लोग को पता है कि अगर यहाँ पर होता है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में तो इमेज बनती है वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। तो वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, लेकिन माइनस क्या बोलता है, माइनस बोलता है इन्वर्टेड इमेज बनी। नहीं भाई, इन्वर्टेड नहीं होगी, इरेक्ट होगी। इस वजह से 2 मतलब मैग्नीफाइड और प्लस मीनिंग की इरेक्ट, है ना। तो ये हम लोग का करेक्ट आंसर होगा इस एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन इसके लिए, है ना। इस सिंपल माइक्रोस्कोप का कौन सा जो वो होगा वो करेक्ट है, कौन सा क्या मतलब किसके लिए एप्लीकेबल होगा, किस वाले नंबर के लिए, कि सिंपल माइक्रोस्कोप कौन सा मैग्निफिकेशन इन चारों में से शो कर रहा है, +1, -1, +2 या -2 सिंपली। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं अगला। हाँ, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विल द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज इफ अ हॉलो स्फीयर इज कंप्लीटली फिल्ड विद मरकरी, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। अब देखो ये क्वेश्चन सिंपली इसका आंसर है नो, नहीं चेंज होगा। क्यों? एक हॉलो स्फीयर है ना। अब एक हॉलो स्फीयर है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करेगा, एकदम बीचों बीच। क्यों? क्योंकि जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो भले ही हॉलो स्फीयर है, मगर यहाँ 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 मास डिस्ट्रीब्यूशन इस सेंटर के अराउंड हर जगह बराबर है। यानी कि इस सेंटर पे बैठ के देखे, अगर मैं इस सेंटर पे बैठ जाऊं और हर तरफ देखूं तो हर जगह मास डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम। इस वजह से दिस सेंटर विल बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका। लेकिन अगर मैं इसमें वो भर दूं, क्या भर दूं, मरकरी, मरकरी भर दिया, ऐसे 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 भर दी, है ना। अब क्या होगा, अब क्या इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाएगा? नहीं भाई, नहीं चेंज होगा। क्यों नहीं चेंज होगा? अभी भी वही रहेगा। क्यों? अभी भी मैं इस सेंटर पे बैठ के देखूंगा और सब जगह देखूंगा तो मुझे सब जगह मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम दिखेगा। कि इस लाइन में जा रहा हूं तो मरकरी थोड़ी दूर तक दिख रहा है, फिर उसके बाद हॉलो स्फीयर का थोड़ा सा मतलब ये आउटर एज दिख रहा है मुझको, है ना। एंड इसके बाद रास्ते पे जाऊंगा अगर तो भी मुझे थोड़ी दूर तक मरकरी दिख रहा है एंड देन आउटर एज दिख रहा है। तो सिंपली दैट विल बी द केस कि जब हमारा ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं होगा सिंपली, है ना। हॉलो स्फीयर के लिए भी सेम रहेगा और ये फील्ड स्फीयर के लिए भी मतलब इसके अंदर हम कुछ मटेरियल भरते तब भी सेम रहेगा। बट अगर ऐसा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का होता कि मान लो ये हॉलो स्फीयर था और उसमें हाफ, आधे स्पेस में मरकरी भर दी, है ना, आधे स्पेस में सिर्फ, है ना, ऊपर खाली है आधे में भर दी, तब क्या होगा? तब ये होगा कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो थोड़ा नीचे खिसक जाएगा, कुछ इस यहाँ आ जाएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि अगर बीच में होता, अगर बीच में होता तो बीच में होता, इसका मतलब ये है कि हर जगह मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। यानी कि सेंटर इस वे में जाओ चाहे इस वे में जाओ, मास मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। बट ऐसा नहीं है, इस साइड तो भाई खाली खाली स्पेस स्पेस और फिर एज ऑफ द वो हॉलो स्फीयर, और इस तरफ मरकरी मरकरी और फिर उसके बाद एज ऑफ द हॉलो स्फीयर। तो हर जगह मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं है। इस वजह से जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो उस साइड टिल्ट हो जाता है या फिर उस साइड चला जाता है जिस साइड मास ज्यादा होता है या फिर मास डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है सिंपली, है ना। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ नीचे आ जाएगा। यानी कि क्यों? क्योंकि मरकरी ज्यादा है, मरकरी का भार ज्यादा है, तो ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा सेंटर से उठ के बीच में यहाँ कहीं आ जाएगा, सच दैट कि जो हमारा मास डिस्ट्रीब्यूशन हो इस सेंटर के अराउंड दैट विल रिमेन्स बराबर हर डायरेक्शन में, है ना। एंड ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो ना हो, मतलब मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहे एंड ये डिसबैलेंस ना हो, इस वजह से दैट विल जो हम लोगों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो थोड़ा सा नीचे खसक जाएगा, है ना। ऐसा समथिंग लाइक दिस। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाँ, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोलता है, द फिगर बिलो शोज अ बाइसिकल डायनामो व्हिच इज फिटेड टू द टायर। When the wheels of the bicycle rotate, the spindle of dynamo attached to magnets rotate and the bulb glows. Simply basically डायग्राम अगर देखो तो डायग्राम में हो क्या रहा है, जैसे ये मान लो कि हमारा वो क्या है, डायनामो, है ना, जो हम लोग का स्पिंडल डायनामो इसमें बोला है ना क्वेश्चन में, ये बोला है ना, स्पिंडल ऑफ डायनामो, है ना। तो मान लो की बात है ये मेरा साइकिल का पहिया है। अब साइकिल का पहिया जैसे जैसे आगे बढ़ेगा और ये मान लो की बात है ये इससे अटैच्ड है, जो स्पिंडल है वो कुछ इस तरीके से अटैच है। तो ये जैसे मेरा हाथ आगे बढ़ रहा है, हाथ आगे बढ़ा तो क्या होगा, ये घूमेगा ऐसे गोल 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 घूमेगा, है ना। मेरा ऐसे ऐसे साइकिल का जब पहिया आगे बढ़ता रहेगा तो ये ऐसे गोल गोल घूमेगा, ऐसे अपने ही एक्सिस पे ऐसे ऐसे रोटेट करेगा। इससे क्या होगा, इससे होगा जो हम लोग का मैग्नेट होगा ना, वो मैग्नेटिक फ्लक्स उसका हर मोमेंट पे चेंज होता रहेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सिंपली, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा वहां पर, जो भी हम लोग का क्या होगा,
बल्ब है, बल्ब की बात हुई है ना, बल्ब क्यों जली, बल्ब इसलिए जली क्योंकि वहां पे उसके अक्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस हो गया, ईएमएफ डेवलप हो गया एंड उसमें करंट फ्लो कर गया एंड करंट फ्लो करने की वजह से वो बल्ब ग्लो करने लगी, है ना। तो सिंपली यही हुआ इसमें। एंड उसके बाद पूछा है फिनोमिना, अगर पूछे तो फिनोमिना इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सिंपली, है ना। फिर पूछा व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब व्हेन द राइटर इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ द बाइसिकल, यानी कि स्पीड बढ़ाने पे क्या होगा, स्पीड बढ़ाने पे सिंपली क्या होगा कि जो हम लोग का डायनेमो तेज तेज घूमेगा, तेज तेज घूमेगा तो क्या होगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो जल्दी जल्दी चेंज होगा, और जितनी जल्दी जल्दी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उससे हम लोग का क्या बढ़ेगा, उससे ही मतलब हम लोग का ईएमएफ और अच्छा मतलब ईएमएफ और इंड्यूस होगा और जो बल्ब होगी वो और ग्लो करेगी और ज्यादा ब्राइटर जलेगी, सिंपली, है ना। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स जितनी जल्दी जल्दी चेंज होगा, जितना उसका रेट ये होगा ना कि बहुत स्पीड में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, स्पीड में चेंज हो रहा है ना, तो उतना ही ज्यादा वो बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, हम लोग का ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ है एंड उसी के प्रोपोर्शन में हम लोग का करंट भी बढ़ता चला जाएगा, करंट बढ़ेगा तो पावर बढ़ेगी, पावर बढ़ेगी तो ब्राइटर ग्लो करेगी हमारी बल्ब, सिंपली, है ना। दिस इज हम लोग का ये वाला क्वेश्चन। तो दिस वाज अ वेरी मतलब डायग्राम में कंफ्यूजिंग मे बी, बट ओवरऑल दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टेटीन इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, स्टडी द ग्राफ गिवन बिलो शोइंग द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वर्सेस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। अच्छा, ग्राफ बनाया हुआ है, ग्राफ बना लेते हैं चलो, है ना। ये ग्राफ है ना, और इधर है क्या, 1 2 1 1 2 3 1 2 5 और 1 2 7, ये क्या है, न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, है ना। और ये क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना। P प्लस लिख देते हैं इसको, N0 एन की चार्ज लिख दिया, N0 मतलब एन की चार्ज क्या है, 0, P प्लस मतलब प्रोटॉन का चार्ज क्या है, प्लस, और इधर क्या आ जाएगा, 81 83 85 एंड 87, सिंपली, है ना। अब क्या बनाया हुआ है, NQLM, ओहो, एस्टेटीन कहाँ बनाया, 126 पे समथिंग हियर एंड 85 पे, है ना। कुछ यहाँ पर बना हुआ हमारा एस्टेटीन, है ना। तो उसके आगे पीछे कुछ ऐसे ऐसे डॉटेड लाइन बनी हुई है, ये एक एक इधर बनी है ना, एक जा रही है इससे, एक जा रही है यहां से, ये क्या है, LMNQ, है ना। अब तो पूछा क्या है, आइडेंटिफाई द मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस एस्टेटीन, इसका मास नंबर पूछा है। मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब एस्टेटीन इधर बना है कहाँ, 125 और 127 के बीच में, यानी कि 126 होगा इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, न्यूट्रॉन्स हो गए 126 और प्रोटॉन्स कितने हो गए, प्रोटॉन्स हो गए, एस्टेटीन किसके आगे बना, 85 है, तो 85 इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो मास नंबर कितना हो जाएगा, ए से डिनोट करते हैं ना मास नंबर को, 126 प्लस 85 कितना हुआ, दिस विल बी 206 प्लस 5, है ना, यानी कि 211 हमारा मास नंबर आएगा एस्टेटीन का, सिंपली, है ना। फिर क्या पूछा है, विच लाइन ऑफ द ग्राफ एल एम एन और क्यू will never pass through the position of the daughter nuclei regardless of any number of alpha, beta और gamma emissions। अच्छा, यानी कि ये बोला है कि जो हमारा मतलब एसेटीन होगा, वो अगर अल्फा अल्फा उससे मतलब अल्फा रेज निकली, अल्फा पार्टिकल उसने एमिट किया, तो उसकी एक डॉटर न्यूक्लियाई बनेगी, जो मतलब इसका मास नंबर ऑब्वियस सी बात है। जैसे कि अगर एस्टेटीन है, एस्टेटीन को हम लोग ऐसे शो करेंगे, कैसे शो करेंगे, एस्टेटीन इज व्हाट 85, इसका एटॉमिक नंबर 211 मास नंबर। अगर इससे एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो इसको हम लोग कुछ ना कुछ मान लो की बात है, एक्स एक बन गया एलिमेंट, है ना, उससे और अल्फा पार्टिकल निकला, अल्फा का क्या होता है 24, है ना, तो 85 और इधर 2 आ गया, तो इधर कितना होना चाहिए 83 और 211, 4 इधर आ गया, कितना होना चाहिए 207। इसका मतलब सिंपली बात है कि अगर अगर हम अल्फा पार्टिकल को एमिट करवाएंगे, अल्फा पार्टिकल को एमिट करवाएंगे, तो सिंपल इतनी सी बात है कि हम लोग का ये तो कम होगा ही होगा, क्या कम होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम होंगे, यानी कि अल्फा पार्टिकल पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम होते हैं, यानी कि जो हमारा एस्टेटीन है
वो हम लोग को इसको इसको टच कर सकता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर कम होंगे तो नीचे जाएगा, यानी कि डॉटर जो न्यूक्लियाई है वो समथिंग यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर बना सकता है, मतलब एसिटीन के नीचे कहीं पर भी हम लोग की डॉटर न्यूक्लिया एग्जिस्ट कर सकती है ना, ये बोला है। और डॉटर न्यूक्लिया अगर यहाँ एग्जिस्ट कर सकती है ना, तो और बेसिकली नंबर ऑफ ये भी है क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर हम निकालें 200 माइनस इसमें 83 करेंगे तो उतना आ जाएगा, कितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे हम लोग के कितने, 124, यानी कि सिंपली इसमें थे एसिटीन के थे न्यूट्रॉन्स 126 और डॉटर न्यूक्लिया के 124, एसिटीन के प्रोटॉन्स है 85, डॉटर न्यूक्लियाई के हैं 83। सिंपल सी बात है कि न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स दोनों कम होंगे अल्फा एमिशन पे, है ना। अल्फा जब एमिट होगा तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों कम होंगे, यानी कि जो भी डॉटर न्यूक्लियाई होगी वो एसिटीन के नीचे लाई कर सकती है। क्यों? क्योंकि 85 के नीचे लाई कर सकती है, 85 के नीचे डॉटर न्यूक्लियाई हो सकती है सिंपली, यानी कि यहाँ से यहाँ किसी भी रेंज में हम लोग की डॉटर न्यूक्लियाई हो सकती है, बिकॉज जो डॉटर न्यूक्लियाई वो 85 से नीचे का कोई भी नंबर एक्वायर कर सकती है सिंपली, है ना। इसका मतलब है Q तो एक्वायर कर जाएगी आराम से, है ना। Q कैन बी द वैल्यू ऑफ, मतलब Q लाइन पे हम लोग का एग्जिस्ट कर सकता है क्या, डॉटर न्यूक्लियाई। अब और क्या बोला है कि अब देखो न्यूट्रॉन्स भी 124 है, यानी न्यूट्रॉन्स भी घट रहे हैं, न्यूट्रॉन्स भी डॉटर न्यूक्लियाई की घट रहे हैं। अगर न्यूट्रॉन्स घट रहे हैं यानी कि ये एसिटीन यहाँ पर है तो हम लोग का न्यूट्रॉन्स भी यहाँ से लेके यहाँ तक 126 तक कहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है, जहां तक है ना ये कहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है हम लोग का क्या, न्यूट्रॉन, है ना। तो न्यूट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसका मतलब है कि एल भी इसके बीच में आ गया, यानी कि मतलब एल को भी लाइन क्रॉस कर जाएगी, यानी कि एल पे मतलब मान लो की बात है एल पे आ गया पॉइंट, एल पे पॉइंट आ गया तो ये क्या हो जाएगा 85 एंड 125, तो सिंपली हो सकता है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन्स कम हो सकते हैं, न्यूट्रॉन्स कम हो रहे हैं। अब क्या होगा, मान लो की बात है, अब ये तो था कि एल पे और क्यू पे तो हमारा आंसर आ सकता है कि मतलब इन दोनों लाइंस पे हमारी डॉटर न्यूक्लियाई कैन कम, है ना, आ सकती है आफ्टर अल्फा एमिशन, है ना। गामा एमिशन के बाद तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो एनर्जी, सिर्फ उसमें से एनर्जी निकलती है। अब बीटा एमिशन का देख लेते हैं, उसमें क्या होता है। देखो बीटा एमिशन में सिंपली होता ये है, बीटा एमिशन में होगा ये कि एसिटी है उससे मान लो की बात है कोई इस बार भाई बना, बीटा एमिट हो गया, बीटा एमिट हो गया तो इसका वो क्या था, इस पे चार्ज, सॉरी वो कितना -1 और 0, है ना, -1 और 0 सिंपली, इधर -1 है तो इधर कितना आ जाएगा 86 और ये आ जाएगा 211 सिंपली। इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें बढ़ गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पहले थे 85 और डॉटर न्यूक्लियर में बढ़ गए, यानी कि अगर बीटा एमिशन होगा तो नंबर ऑफ न्यू प्रोटॉन्स बढ़ सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैन इंक्रीज, यानी कि सिंपली हम लोग का डॉटर न्यूक्लियर एन पे भी एग्जिस्ट कर सकता है, यानी कि एल पे कब एग्जिस्ट करेगा, जब अल्फा एमिशन होगा, है ना। क्यू पे भी एग्जिस्ट कर सकता है जब अल्फा एमिशन होगा। एम पे कब एग्जिस्ट, सॉरी एम पे नहीं, एन पे कब एग्जिस्ट कर सकता है, जब हमारा बीटा एमिशन होगा। गामा एमिशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें तो सिर्फ एनर्जी निकलती है, उससे इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स कुछ चेंज नहीं होते, है ना। बट एम पे कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता क्योंकि एम पे एग्जिस्ट करने के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को इंक्रीज होना पड़ेगा और न्यूट्रॉन्स बढ़ ही नहीं सकते, चाहे अल्फा एमिशन हो जाए चाहे बीटा एमिशन हो जाए, न्यूट्रॉन्स उसमें नहीं बढ़ते हैं किसी में भी। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमेशा या तो घटते हैं या तो कांस्टेंट रहेंगे, वो बढ़ेंगे नहीं, समझे। तो जैसे प्रोटॉन्स बीटा एमिशन में बढ़ जाते हैं, है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो ये हुआ है इसमें कि एम विल बी आर आंसर, यानी कि एम जो पार्ट है हमारा उसको कभी ये जो हमारा डॉटर न्यूक्लियाई है कभी एम पे लाई कर ही नहीं सकती, है ना। तो विच लाइन ऑन द ग्राफ विल नेवर पास थ्रू द पोजीशन ऑफ द डॉटर न्यूक्लियाई, तो एम विल नेवर पास थ्रू द पोजीशन ऑफ द डॉटर न्यूक्लियाई रिगार्डलेस ऑफ एनी नंबर, चाहे जितने अल्फा बीटा गामा चाहे जितने निकल जाए मगर एम पे कभी पहुंच नहीं सकता डॉटर ने किया है, क्योंकि एम पे पहुंचने के लिए न्यूट्रॉन्स इंक्रीज होने पड़ेंगे, तो न्यूट्रॉन्स कभी इंक्रीज हो ही नहीं सकता, चाहे जितने अल्फा निकाल लो चाहे जितने बीटा निकाल लो चाहे जितने गामा निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वाज गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डायग्राम गिवन बिलो शोज अ ट्रायंगुलर प्रिज्म ऑफ अ सर्टेन मटेरियल विद फ्लोरोसेंट स्क्रीन प्लेस्ड एज एडजेसेंट टू इट। अच्छा, उसके मतलब एक प्रिज्म है उसके बाजू में एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन भी लगाई हुई है, ठीक।
द येलो लाइट रे स्ट्राइकिंग द सरफेस ST, यानी कि येलो लाइट रे ST पे टकराई एंड फिर क्या हो गया, एक्स पे चली गई ग्रेज करते हुए, यानी कि कुछ इस प्रकार से हम लोग की येलो लाइट है ऐसे गई, ये हम लोग का प्रेजेंट समथिंग लाइक दिस, है ना, और इससे ऐसे जुड़ के फ्लोरेसेंट स्क्रीन बनी हुई है ना, ये पॉइंट है ऊपर गया, ऊपर है Z, इधर को है X, नीचे है Y, है ना। अब जो हम लोग की लाइट आई येलो लाइट वो ST, ये हम लोग का ST वाला पार्ट है प्रिज्म का, वो इससे ऐसे टकराई, ये बना है 50 डिग्री, है ना, और चली गई ऐसे X तक, ऐसे चली गई, है ना, कुछ ऐसे आई और ऐसे चली गई। तो पूछा क्या सबसे पहले, कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म फॉर येलो कलर। अच्छा, येलो कलर के लिए पूछा है कि क्या होगा क्रिटिकल एंगल, तो येलो लाइट तो ये थी ही, है ना, तो इसके लिए क्रिटिकल एंगल विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, नॉर्मल है ये कितना है ओवरऑल 90 डिग्री, और ये हो जाएगा कितना 90 माइनस 50, 90 माइनस 50 यानी कि दिस विल बी क्रिटिकल एंगल विल बी 40 डिग्री। तो येलो लाइट के लिए क्रिटिकल एंगल हमारा कितना आ गया 40 डिग्री। फिर क्या पूछा है, टू मूव द फ्लोरेसेंट स्पॉट टूवर्ड्स वाई, यानी कि इस फ्लोरेसेंट स्पॉट जो है वो यहाँ ना बन के यहाँ बने, तब हम लोग क्या करना होगा, द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा मतलब 50, द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा कह रहा हूँ मैं, द वैल्यू ऑफ थीटा शुड क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए 50 से, घटना चाहिए 50 के बराबर रहना चाहिए। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ तक लाना है, सिंपल बात है कि अगर हम लोग को इंसिडेंट करवा के वाई पे लाना है, क्या लाना है, फ्लोरेसेंट स्पॉट को, इसका मतलब क्रिटिकल एंगल से जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए वो लेस देन C होना चाहिए, है ना, यानी कि I होना चाहिए लेस देन 40, यानी कि I होना चाहिए लेस देन 40। I अगर होगा लेस देन 40 तो ये मतलब अगर मान लो कि बात I लेस देन 40, मान लो की बात 35 है, 35 है, 35 है, तो यहाँ पर थीटा कितना बनेगा, थीटा विल बी, थीटा बनेगा हमारा कितना 55, थीटा विल बी 55 विच इज व्हाट, विच इज ग्रेटर देन 50 डिग्री। तो हम लोग का आंसर ये हो जाएगा ग्रेटर देन 50 डिग्री, तो हम लोग का आंसर आएगा ये थीटा शुड बी ग्रेटर देन 50, तब जाके हमारा यहाँ पर फ्लोरोसेंट स्पॉट रिफ्रैक्ट करके, मतलब येलो लाइट सिर्फ रिफ्रैक्शन शो करेगी, तब जाके वाई पे पहुंच जा पाएगा। तब क्यों, कब पहुंचेगा, जब हमारा ये थीटा होगा 50 से बड़ा, और थीटा होगा 50 से बड़ा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा 40 से छोटा, 40 से छोटा यानी क्रिटिकल एंगल से कम, क्रिटिकल एंगल से कम तो सिर्फ रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा तो ऐसे जाएगा और ऐसे लाइट मुड़ जाएगी सिंपली, है ना। फिर क्या है, विच डायरेक्शन विल द फ्लोरेसेंट स्पॉट मूव इफ येलो लाइट इज रिप्लेस्ड विद इंडिगो लाइट। अच्छा, अगर येलो लाइट की जगह इंडिगो लाइट ले ले तो जो हम लोग का वो है क्या फ्लोरेसेंट स्पॉट, वो किधर जाएगा, वाई की तरफ या जेड की तरफ। सिंपल देखो, अब हम लोग क्या जानते हैं कि जो वो होता है क्या क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, वेवलेंथ के, यानी कि जिसके वेवलेंथ ज्यादा है उसका क्रिटिकल एंगल ज्यादा। तो सिंपल सी बात है, इंडिगो आता है, इंडिगो किधर आता है, विब गेवुरु, है ना। येलो का कितना है 40, येलो का अगर 40 है तो इनका जो होगा, इनका तो लेस देन 40 होगा, सिंपल सी बात है, इनका होगा क्रिटिकल एंगल लेस देन 40, यानी इंडिगो का क्रिटिकल एंगल 40 से कम होगा, सिंपल सी इतनी सी बात हमको पता चलेगी, क्रिटिकल एंगल इंडिगो का लेस देन 40 होगा। और इंडिगो स्ट्राइक कितने पे कर रहा है, इंडिगो स्ट्राइक कर रहा है 40 पर, है ना। इंडिगो का अगर हम इंडिगो यहाँ पे लें, इंडिगो, तो इंडिगो स्ट्राइक किस पे कर रहे हैं, कितने एंगल पे, 40 डिग्री उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, लेकिन उसका जो क्रिटिकल एंगल है वो लेस देन 40, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। जब ऐसा केस होता है तो क्या होता है, टी आई आर होगा, तो ये ऐसे जाएगा इंडिगो जेड की तरफ, यानी कि ऐसे टप्पा खाएगा और ऐसे इस तरफ रह जाएगी ऊपर की तरफ, तो वो वाई की तरफ ना जाके जेड की तरफ ज्यादा जाएगी, मोर इंक्लाइंड, एग्जैक्टली जेड पे भले ही ना जाए लेकिन जाएगी जेड की तरफ, है ना, वाई की तरफ से पक्का नहीं जा रही, तो है ना। तो 40 डिग्री उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है और लेस देन 40 उसका क्रिटिकल एंगल इंडिगो का, तो इंडिगो तो फिर टी आई आर होगा तो ऊपर जाएगी, ऊपर यानी कि जेड की तरफ, जेड विल बी आर आंसर इसमें, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन भी काफी अच्छा था, है ना। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। हाँ, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एन इंक्लाइंड प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एज शोन इन द फिगर। अच्छा, फिगर बना लेते हैं पहले,
है ना, ये 90 डिग्री है, और ये बी पॉइंट, सी, ए, ये है 2 मीटर, है ना, ये 30 डिग्री, और इस पे रखा है एक बॉक्स कितने का, 2 kg का, और फोर्स लग रहा है कुछ इस प्रकार से, है ना, ये यस। An inclined plane means an angle 30 degree with the horizontal as shown in the figure. A box of mass 20 kg, 2 kg नहीं 20 sorry, is taken from point A to point B along the inclined plane of length 2 meter. अच्छा, कुछ इस प्रकार से लिख के गए हैं, है ना। फिर बोला कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय द बॉक्स। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी जब बॉक्स यहाँ पे पहुंचेगा, बी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे पहुंचे यानी कि यहाँ पर, तो उसका सबसे पहले ये निकालो, क्यों, बी पॉइंट पे जब बॉक्स पहुंचेगा तो बॉक्स है यहाँ, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पीई इक्वल्स टू एम जी एच, सिंपली एच यानी कि हाइट, वर्टिकल हाइट, वर्टिकल हाइट यानी कि ये वर्टिकल हाइट मतलब ये। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी गिवन है, अगर अगर गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं गिवन है तो निकालनी पड़ेगी, तो निकालेंगे ऐसे सिंपली हम लोग लगाएंगे साइन 30। साइन 30 कितना होता है, साइन 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन एच, एच की वैल्यू कितनी है 2 मीटर, है ना। अब साइन 30 यानी कि साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल्स टू p/2, तो p कितना आ जाएगा, p इक्वल्स टू 2/2 इक्वल्स टू 1 मीटर, यानी कि ये जो हाइट आई है, हाइट आ गई है 1 मीटर, यानी कि h की वैल्यू, हाइट जो हमें पता चली है दैट इज 1 मीटर। अब तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी विल बी m यानी कि 20 इंटू जी, या जो क्वेश्चन में बोला है कि 10 लो, और h लेना है 1, तो दिस विल बी पोटेंशियल एनर्जी गेन कितना हो जाएगा 200 जूल्स। तो 200 जूल हमारा पोटेंशियल एनर्जी है। बट इसमें गेम ये हुआ है कि हम लोग जब बॉक्स को लेके गए ऐसे, बॉक्स को लेके गए ऐसे, ऐसे ड्रैग करके, यानी कि फोर्स ऐसे लगा, है ना, और बॉक्स डिस्प्लेस कैसे हुआ, ऐसे डिस्प्लेस हुआ, यानी कि इस फोर्स ने कैसे काम किया, इस फोर्स ने काम किया कुछ इस डायरेक्शन में, तो वर्क डन बाय फोर्स एफ, वर्क अगर हमको निकालना है, वर्क ऑफ फोर्स एफ, तो वो कितना आ जाएगा, एफ इंटू 20, मतलब सॉरी एफ इंटू क्या, एफ इंटू 2, सॉरी एफ इंटू 2, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एफ इंटू 2, दिस विल बी 2f जूल्स, है ना। तो ये हमारा वर्क होगा, f ने जो किया। अब क्या हुआ, मगर इसमें इस वाले क्वेश्चन में देखो, अभी इसमें लिखा है ना तो फ्रिक्शन वाला, क्या कि इफ 10 जूल ऑफ वर्क इज डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इन मूविंग द बॉक्स फ्रॉम ए टू बी, देन कैलकुलेट द फोर्स f नीडेड टू पुल द ब्लॉक फ्रॉम ए टू बी। सिंपल सी बात है, हम जब ब्लॉक को ऐसे घसीट के गए, घसीट के ले गए, है ना, यानी कि ब्लॉक यहां से पहुंचाया हमने यहां तक, तो उस पे हमने कितना वर्क किया 2f, हमने कितना वर्क किया 2f, लेकिन बॉक्स पे कितना वर्क हुआ 200 जूल, है ना, यानी हमने किया 2f जूल्स, जूल क्योंकि वर्क निकालना है ना, तो जूल में ही आएगा, तो हमने कितना वर्क किया 2f जूल का वर्क किया, लेकिन बॉक्स पे कितना वर्क हुआ 200 जूल का वर्क हुआ। तो बाकी जो हमने वर्क किया वो कहाँ गया, वो ही फ्रिक्शन खा गया, वो फ्रिक्शन खा गया, सिंपली वो फ्रिक्शन खा गया, कितना खा गया 10 जूल खा गया, यानी कि 2f में से 10 जूल जो है वो फ्रिक्शन खा गया, अकेले अकेले ही खा गया, बचा 200 जूल, वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया इन द बॉक्स, मतलब बॉक्स के पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया। इसका मतलब कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी 200 जूल है, मगर फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन ना होता तो हमारा कितना मतलब होता फोर्स, मतलब टोटल कितना वर्क डन, या सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हैं, वर्क डन बाय फोर्स एफ इक्वल्स टू वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, अगेंस्ट फ्रिक्शन स्मॉल एफ, फ्रिक्शन प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि ये कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन यानी कि 10 जूल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज 200 जूल, दिस विल बी 210 जूल, है ना। तो हम लोग का वर्क डन एफ ने कितना काम किया, एफ ने 210 जूल का काम किया। अब इसकी वैल्यू कितनी है, ये है 2f इक्वल्स टू 210 जूल, है ना। तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, f आ जाएगा 210 डिवाइड बाई 2, यानी कि 105 न्यूटन, f की वैल्यू आ गई 105 न्यूटन। ऐसे पता है, चलो समझ में आया ना कि हमने किया, हमने कितना वर्क किया, इतना वर्क किया, हमने वर्क किया 210 जूल का, लेकिन बॉक्स पे कितना वर्क हुआ, बॉक्स ने कितनी पोटेंशियल एनर्जी गेन करी 200 जूल की, बाकी 10 जूल कहाँ गया, वो फ्रिक्शन खा गया।
ये है इसमें गेम कि वो फ्रिक्शन जो गेम है ना कि जो बाकी के 10 जूल कहाँ गए, वो फ्रिक्शन खा गए, ये याद रखना है। ये चीज ऐसे ही पूछी जाती है, इन तीनों को रिलेट करके पोटेंशियल एनर्जी दे देंगे और इसमें देखो आपका फ्रिक्शन दे दिया, मान लो की बात है, कभी ये दे दें, ये दे दें, ये पूछ ले वर्क डन बाय फ्रिक्शन, या तो वर्क डन बाय, और या तो हो सकता है वर्क डन बाय फोर्स दे दें, वर्क डन बाय फ्रिक्शन दे दें, और पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड पूछ ले, है ना। तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इसमें, है ना। तो इस पे ध्यान देना, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, वर्क डन बाय अ बॉडी मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक इज जीरो एट एवरी इंस्टेंट बिकॉज, देखो इसमें बोला है कि वर्क डन बाय बॉडी मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक एट एवरी इंस्टेंट इज जीरो बिकॉज, अच्छा यानी हर इंस्टेंट पे जो वर्क डन है बॉडी का, वर्क डन बाय बॉडी सर्कुलर ट्रैक पे घूमने में वो जीरो है। क्यों जीरो है भाई, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात ये है कि ये है सेंटर, है ना। अब बॉडी का सर्कुलर ट्रैक में घूमती है तो इस पे लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स होता है टुवर्ड्स द सेंटर, यानी कि यहाँ पे इस पे जो फोर्स लग रहा है, फोर्स की डायरेक्शन है टुवर्ड्स द सेंटर, फोर्स की डायरेक्शन है टुवर्ड द सेंटर। और जो इसके हम बॉल किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, बॉल इसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन में हम लोग अज्यूम करते हैं कि टेंजेंशियल इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, टेंजेंशियली ऐसे आगे, है ना। तो इन दोनों के बीच में कितना बना, 90 डिग्री, है ना। तो इसमें सिंपल सी बात है कि फोर्स, तो वर्क अगर पूछे, वर्क इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हर एक इंस्टेंट पे, एफ इंटू डी इंटू कॉस 90, cos 90, क्योंकि f और d के बीच में ये f है और ये d है, डिस्प्लेसमेंट का एरो आगे की तरफ है और फोर्स का एरो टुवर्ड्स द सेंटर है। cos 90 आ गया, cos 90 की वैल्यू जीरो होती है, इस वजह से वर्क एट एवरी इंस्टेंट विल बी जीरो। अब तुम कहोगे भैया इसमें क्या खास था, ये वाला क्वेश्चन क्यों उठा लिया। बेसिकली एट एवरी इंस्टेंट वाला वर्ड वाज, मतलब जो फ्रेज था ना, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि हर एक इंस्टेंट पे, अगर मान लो की बात है ऐसा इसमें, क्योंकि ऑप्शन देखो, ऑप्शन है कि डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, है ना। सेकंड क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा इसका। थर्ड इज देयर इज नो फोर्स एक्टिंग, गलत। फोर्थ रीजन इज नॉट मेंशन्ड इन द अदर ऑप्शंस, है ना। अब मान लो की बात है, क्वेश्चन ऐसे ना आगे, क्वेश्चन मान लो की बात है, इधर क्या गिवन है, इधर गिवन है क्वेश्चन, वर्क डन बाय अ बॉडी मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक इज जीरो एट एवरी इंस्टेंट बिकॉज, है ना। मान लो की बात है एट एवरी इंस्टेंट की जगह क्वेश्चन में आता कि वर्क डन बाय अ बॉडी मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक इज जीरो whenever body completes one revolution because, तब क्या रीजन होता, तब ये रीजन होता कि बॉडी ने जब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया तो उसका ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है ना। ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है ही है, एंड cos 90 तो हमेशा जीरो है, cos 90, तब हमें ये दोनों फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ते हैं, है ना। cos 90 तो ऑलवेज जीरो है, बट उस केस में जब अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाता कि व्हेन बॉडी कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन, व्हेन बॉडी कंप्लीट्स वन रोटेशन, तब हम दोनों को कंसीडर करके, अगर ऑप्शन में होता कि इट इज बिकॉज डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट इज मेकिंग परपेंडिकुलर, मतलब विद द फोर्स, है ना। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शंस करेक्ट होते इन केस अगर ऐसे आता, नहीं तो cos 90 वाला ऑलवेज करेक्ट है। सेकेंडली अगर ऑप्शन चूज करना होगा तो d इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि एक रेवोल्यूशन में d क्योंकि जीरो हो जाएगी सिंपली ना, डिस्प्लेसमेंट जीरो। अगर एक बंदा घूम के वहीं पे पहुंच गया तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो, मतलब क्योंकि वहीं से निकला वहीं पे पहुंच गया, तो उसके बीच में कोई मतलब उसने, ऐसा कह सकते हैं कि मतलब डायरेक्टली अगर हम स्ट्रेट लाइन बनाना चाहे उसकी स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में, तो वो बिंदु बन के रह जाएगा, है ना, वहीं पर, है ना, कि वो वहां से निकला वहीं पहुंच गया, तो कोई एरो नहीं बन पाएगा, सिंपल है। तो d इक्वल्स टू जीरो रहेगा, cos 90 भी जीरो आएगा, ये हमेशा जीरो है cos 90 की वजह से एट एवरी इंस्टेंट। बट अगर एट रेवोल्यूशन पूछे तो भी cos 90 तो आंसर रहेगा ही रहेगा, बट अगर ऑप्शन में d इक्वल्स टू जीरो भी है और ये दोनों अगर ऑप्शन में आ जाए कि बोथ a एंड b आर करेक्ट, तो ये दोनों को मार्क करके आना है, दिस इज द थिंग, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन उठाया था। तो दिस वाज द पार्ट, है ना। तो ओवरऑल हम लोगों ने इसमें भी काफी सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। अब बढ़ते हैं, अब ये वाला वीडियो पार्ट 3 को यहीं पे एंड करते हैं, अब पार्ट 4 पे पढ़ेंगे, ठीक है। अब मिलते हैं चलो पार्ट 4 में। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए बाय बाय।